हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे टीजी2 विद्युत के प्रमोशन के बारे में। और इस वीडियो में मैं सिर्फ पहले प्रमोशन के बारे में बात करूंगा। कारण यह है कि मैं हर चीज़ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करता हूं, तो मैं डॉक्यूमेंट के साथ ही हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूं। दूसरे तीसरे प्रमोशन के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, हायरार्की के बारे में, लेकिन मेन आज जो हम बात करेंगे टीजी2 के पहले प्रमोशन के बारे में। टीजी2 जो पहले से काम कर रहे हैं यूपीपीसीएल में, जो नए अब आने वाले हैं या फिर जो भविष्य में आएंगे, उन सभी के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद है। एक बार आप देखिए, 3 अक्टूबर 2018 का ये ऑर्डर है, जिसमें लिखा है टीजी2 पर सीधी भर्ती, प्रोन्नति तथा मृतक आश्रित कोटे। प्रमोशन के लिए सभी वो लोग हकदार होंगे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आए हैं, या वो टीजी2 बाय प्रमोट होकर बने हैं, या फिर वो मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त हुए हैं। नियुक्त टीजीटी क्रमुकों की अवर अभियंता के पद पर विभागीय प्रोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया। विषय से ही आप समझ के होंगे कि टीजी2 का जो पहला प्रमोशन है वो जेई पर है, मतलब जूनियर इंजीनियर अवर अभियंता। जूनियर इंजीनियर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है यूपीपीसीएल में, ठीक है। कार्यालय के आप एक बार हम देखते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 179 तथा निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 47, 48 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 25 सितंबर 2018 को परिचालन विधि से पारित किए गए निर्णय अनुसार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में सीधी भर्ती, प्रोन्नति तथा मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त टीजी2 क्रमिकों की अवर अभियंता पद पर विभागीय प्रोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया को एतद द्वारा निम्नानुसार प्रावधानित किया है। तो किस तरह से प्रावधानित किया है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं विभिन्न वितरण कंपनियों में आमेलित हो चुके टीजी2 की अलग अलग कंपनियों से, मतलब है डिस्कॉम्स से, जैसा भी आप लोगों को मिले हैं, आगरा, वाराणसी, मेरठ, लखनऊ, कैस्को, कानपुर, ठीक है। संयुक्त वरिष्ठता सूची, संयुक्त वरिष्ठता सूची मतलब जो पहले से काम कर रहे हैं उनको भी इसमें लिया जाएगा, जो नए आए हैं उनको भी लिया जाएगा, प्रमोटेड वालों को भी लिया जाएगा, जो प्रमोट होकर बने हैं टीजी2 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वालों को भी, और मृतक आश्रित वालों को भी। अवर अभियंता के पद पर विभागीय प्रोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। विभागीय प्रोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया में 100 अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा। 100 अंकों का एक क्राइटेरिया बनाया गया है, रिटर्न कुछ नहीं है, सिर्फ एक 100 नंबर का क्राइटेरिया बनाया गया है, जिसमें हाई स्कूल 30 अंक मिलेंगे, हाई स्कूल के। आईटीआई उच्च तकनीकी योग्यता, आईटीआई के स्थान पर डिप्लोमा या डिग्री, डिप्लोमा मतलब पॉलिटेक्निक जिसने कर रखी है, डिग्री बीटेक वगैरह, एमटेक वगैरह, उसके 35 अंक मिलेंगे। और अनुभव के लिए प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 1 अंक मिलेगा। जितने साल की सेवा होगी हर सेपरेट सर्विस के लिए 1-1 अंक मिलेगा। टोटल मैक्सिमम 35 अंक मिलेंगे बस। सोच रहे होंगे आप कि हाई स्कूल तो हमने भी कराया, हमने तो टीजी2 भी कराया है। नए जितने भी लोग आ रहे हैं वो सब हाई स्कूल और आईटीआई पास आ रहे हैं, लेकिन जो प्रमोटेड वाले होते हैं उनका ज़रूरी नहीं होता कि उन्होंने आईटीआई करा हुआ हो या हाई स्कूल करा हुआ हो, ठीक है। उनकी एक निर्धारित सेवा अवधि होती है, उसके आधार पर उन्हें प्रमोट करा जाता है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हाई स्कूल या आईटीआई हो ही, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रोन्नति हेतु पात्रता, टीजी2 पदों पर सीधी भर्ती, प्रोन्नति तथा मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त क्रमिक तकनीशियन ग्रेड के पद पर स्थायी घोषित हो। स्थायी का मतलब यह है कि हर कर्मचारी जो भी यूपीपीसीएल में आता है उसको कंफर्म होना ज़रूरी है, तो टीजी2 का भी कंफर्मेशन ज़रूरी है। कंफर्मेशन 3 साल बाद करा जाता है, जब आपको 3 साल की रेगुलर सर्विस हो जाती है डिपार्टमेंट के अंदर। उसके लिए कमेटी बैठती है, कमेटी में 3-4 ऑफिसर्स होते हैं, और उसके अनुसार जो है एक लिस्ट निकाल के जितने भी उस टाइम टीजी2 होंगे जो रेगुलर होने के लिए, मतलब जो कंफर्म होने के लिए एलिजिबल होंगे, उनको घोषित करा जाएगा, एलिजिबल करा जाएगा, ठीक है, कंफर्म करा जाएगा। कार्मिक जो है वो 10 साल की सेवा पूरी कर चुका हो, 10 साल की रेगुलर सर्विस चाहिए टीजी2 को। अगर उसको जेई बनना है तो जेई बनने के लिए टीजी2 के पोस्ट पर 10 साल की रेगुलर सर्विस चाहिए, और ये टीजी2 की पोस्ट पे चाहिए। मान लीजिए अगर कोई प्रमोट होकर टीजी2 बना है तो ये नहीं कि उसकी पुरानी सर्विस को गिना जाएगा, टीजी2 पे 10 साल की सर्विस चाहिए। न्यूनतम डिप्लोमाधारी, डिग्रीधारी तकनीशियन ग्रेड 2 जो पद पर स्थायी घोषित हो चुके हैं के लिए 8.33% कोटे के अंतर्गत अहरकारी सेवा की न्यूनतम अवधि 5 वर्ष की होगी। प्रतिबंध यह होगा कि
इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जेई के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होती है, इसके अलावा प्रमोशन के तहत भी बनाए जाते हैं। प्रमोशन के लिए पहली जो शर्त है वो इन्होंने बता दी कि भाई 10 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई TG2 ऐसा है जिसके पास पॉलिटेक्निक की डिग्री है, ठीक है, या फिर बीटेक की डिग्री है, मतलब वो डिप्लोमाधारी है, या फिर उसके पास कोई ऐसी टेक्निकल एजुकेशन है जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित हो, है ना, तो उसको एक फ़ायदा ये मिल जाता है कि उसको 10 साल की रेगुलर सर्विस नहीं करनी पड़ती, उसको 5 साल की रेगुलर सर्विस से ही काम चल जाता है, बस वो अपनी पोस्ट पर स्थायी घोषित हो चुका हो। ठीक है, तो अगर उसकी 5 साल की सर्विस है और उसके पास पॉलिटेक्निक है तो वो 5 साल बाद ही उसको जेई पे प्रमोशन मिल सकता है, बशर्ते कि उस डिग्री के बारे में कहा गया है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त प्रमाण पत्र एवं फ्रेंचाइजी संस्थानों द्वारा ऑफ कैंपस विधि से प्राप्त तकनीकी डिप्लोमा डिग्री मान्य नहीं होंगे। मतलब अगर डिस्टेंस लर्निंग से आपने डिप्लोमा या डिग्री ली है तो वो मान्य नहीं होंगे, या फिर फ्रेंचाइजी संस्थानों द्वारा जो लिए गए हैं। और गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त तकनीकी डिप्लोमा डिग्री भी मान्य नहीं होंगे। मतलब जो गैर मान्यता प्राप्त संस्थान होते हैं, जिन जो UPPCL की अपनी लिस्ट है जिनको उन्होंने सर्टिफाइड करा हुआ है, अगर उसके अनुसार आपने उनमें से किसी कॉलेज में से या यूनिवर्सिटी से करा है पास आउट, डिप्लोमा डिग्री करा है, तो वो मान्य नहीं होगी, तब आप TG2 के पद पर ही बने रहेंगे। आगे लिखा है जानपद मंडल खंड में कार्यरत कार्मिकों। जानपद मंडल, जानपद वगैरह का मतलब आप समझोगे जब डिपार्टमेंट में आओगे। जानपद एक अलग यूनिट टाइप की होती है। कार्यरत कार्मिकों TG2 जिनकी शैक्षिक योग्यता जानपद विधा की होगी, मतलब अगर उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जानपद में जाने के लिए होगी। जानपद का मैं आपको बता देता हूँ, जानपद एक सिविल यूनिट है। एक सिविल यूनिट मतलब ऐसे है कि मान लीजिए हर इस डिपार्टमेंट के अंदर अगर आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कोई भवन बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए अगर एक तरह का सिविल इंजीनियर जिसे कहते हैं, सिविल टाइप की योग्यता है, तो अगर उस तरह की योग्यता होगी तो उपरोक्त के आधार पर अवर अभियंता के पद पर प्रोन्नति जनपद संवर्ग में की जाएगी। मतलब अगर आपके पास सिविल की डिग्री है, सिविल में आपने बीटेक करा हुआ है या फिर सिविल में आपने डिप्लोमा ले रखा है, तब आपको जानपद में भेजा जाएगा। एवं अन्य विधा के कार्मिकों को E&M इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल, E&M से मतलब है इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल संवर्ग में प्रोन्नत किया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में है आपकी जो वो है टेक्निकल एजुकेशन, तब इस संवर्ग मतलब इस कैडर में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। इस प्रकार उक्त प्रोन्नति के लिए अवर अभियंता जानपद, अवर अभियंता E&M का चयन उनकी रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा। जितने पद उस समय वैकेंट होंगे उसके अनुसार प्रमोशन किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अवर अभियंता E&M सेवा विनियमावली 1972 एवं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड अवर अभियंता जानपद सेवा नियमावली 2017 उक्त सीमा तक संशोधित मानी जाएगी। ठीक है, ये 2 नियमावली दे रखी है कि जिसका जिस कैडर में प्रमोशन हो जाएगा वो उस विधि से संचालित होगा और वहाँ तक वो संशोधित मानी जाएगी। ठीक है, उक्त चयन हेतु TG2 पद की संयुक्त वरिष्ठता सूची बनाए जाने के लिए कॉरपोरेशन के जो अध्यक्ष हैं को ये अधिकार होगा कि अद्यतन प्रचलित मार्गदर्शिका के संशोधन या नवीनतम मार्गदर्शिका बना सकें। मतलब वरिष्ठता सूची बनाने के लिए जो जॉइंट वरिष्ठता सूची बनेगी, सीनियरिटी लिस्ट, उसके लिए कॉरपोरेशन के जो अध्यक्ष हैं उनके पास ये अधिकार होगा कि वो कोई भी नया रूल्स ला सकते हैं या फिर उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ठीक है। बाकी इसमें 4th पॉइंट ये है कि जितने भी पुराने रूल्स रेगुलेशन है उनको हटा दिया जाएगा और अब सिर्फ इसको माना जाएगा। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं है, यही है। आप एक बात देखिए, जेई के पद पर जब आप प्रमोशन पा लेते हैं तो मैं आपको बताऊं कि जेई का जो ग्रेड पे होता है वो होता है 4600 ग्रेड पे। ठीक है, 4600 ग्रेड पे आपको मिलता है। HRA भी आपका बदल जाता है। अब 4600 पे आप सोचेंगे कि लगभग हमारी फिर बेसिक कितनी बनेगी, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे ही आपका प्रमोशन जेई पे हो जाता है तो उस टाइम आपका बेसिक हो जाता है 44,900 रुपये। जेई के पास एक बिजली घर का चार्ज, पूरा बिजली घर का चार्ज होता है, पहले भी मैंने आपको बताया था। अगर आप UPPCL की बात देखें हियरार्की के हिसाब से, तो हियरार्की ऑफ इस्टेब्लिशमेंट मतलब उसके ऑफिसेस की, तो सबसे ऊपर लखनऊ में आपका शक्ति भवन हो गया और वो 5 कंपनियों में डिवाइड हो रखा है, मध्यांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल, कानपुर, कैस्को। इनके नीचे होते हैं जोन। ठीक है, एक डिस्कॉम के अंदर 5 से 6 जोन हो सकते हैं। एग्जांपल मैं आपको पश्चिमांचल का बता देता हूँ। पश्चिमांचल में जोन है मुरादाबाद, मेरठ, गाज़ियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, सहारनपुर, इस तरह से है। ठीक है, और इनके अंदर होते हैं, जोन के अंदर होते हैं मंडल। एक जोन के अंदर बहुत सारे मंडल हो सकते हैं। ठीक है, और जोन के नीचे अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करो तो एक जोन के अंदर 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट होते हैं और इसको डिस्ट्रिक्ट के तौर पर देखा नहीं जाता, पर जोन के अंदर हम मंडल से बात करते हैं।
एक से ज़्यादा मंडल हो सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। और मंडल के नीचे होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिवीज़न, यूनिट। और डिवीज़न के नीचे होता है सब डिवीज़न, सब डिवीज़न के नीचे होता है उपकेंद्र, बिजली घर, ठीक है, सब स्टेशन, जहाँ पर एक TG2 की नियुक्ति होती है। लेकिन वो नियुक्त होता है, उसका मालिक नहीं होता एक तरह से। उस पर जो अधिकार एक तरह से कह सकते हैं, जो फुल चार्ज में होता है, वो होता है जेई। यहाँ से आपको जेई, जो एक जेई होता है, वो उस सब स्टेशन पे नियुक्त अगर होता है तो वो उसके चार्ज में होता है, और उस जेई के नीचे में वो TG2 काम करता है। अगर थोड़ा सा हियरार्की की बात करूँ तो एक TG2 के ऊपर होता है जेई, ठीक है। जेई के ऊपर होता है एक एसडीओ, और एसडीओ मतलब सब डिविजनल ऑफिसर, उपखंड अधिकारी, ठीक है। और उपखंड अधिकारी के जो ऊपर होते हैं वो होते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मतलब अधिशासी अभियंता। एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के ऊपर जो होता है वो होते हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, मतलब अधीक्षण अभियंता। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के जो ऊपर होते हैं वो होते हैं चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर मतलब मुख्य अभियंता। और उनके ऊपर फिर डायरेक्टर वगैरह और एमडी वगैरह, इस तरह के बहुत सारे पद जाते हैं, ठीक है। तो प्रमोशन के हिसाब से देखा जाए तो TG2 सबसे पहले जेई बनता है, और देखा जाए तो जेई के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा एक उपखंड अधिकारी बन सकता है। उसकी अलग शैक्षिक योग्यता, सर्विस रेगुलेशंस हैं, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। और आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इसको सब्सक्राइब भी करिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।